When we look over these things, what we observe? हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें एक पर्सन इस पर्टिकुलर रोप को अपनी तरफ खींच रहा है एंड सेकंड वन पर्सन उस पर्टिकुलर रोप को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी भी रोप के साथ टाई करके अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन अगर इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको दूसरे की तरफ धकेल रहा है। तो अपनी तरफ खींचना किसी भी चीज को वो क्या होता है, पुल, और उसको धकेलना दूसरे की तरफ वो क्या होता है, पुश। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की टर्म्स हैं, पुश और पुल। तो हम ये चीजें पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी चीज को पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो वो क्या होता है। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 2 है ये फिजिक्स के रिगार्डिंग ऑफ क्लास 9th। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं फोर्स क्या होती है। एक बात जनरली आती है, जब हम किसी भी चीज को खींचते हैं, पुल करते हैं या धकेलते हैं, उसे पुश करते हैं, वो क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन के अंदर चेंज लाता है। वही क्या होती है, फोर्स। तो यही चीज हमने यहां पर मेंशन भी की है। जो फोर्स है ये क्या है, इन्फ्लुएंस है दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब दो तरह के मोशन है, ये हम अपनी फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मीन्स टू से उसकी जब पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और यू कैन से द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एट दैट टाइम वी कॉल इट इज इन मोशन। ये बात हमें क्लियर होगी। अब जो फोर्स है वो क्या क्या चीजें कोज कर सकता है, वो उसके मास के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, वो जैसे रेस्ट पे तो उसको मोशन में ला सकता है, और वो मोशन में तो उसको रेस्ट पर ला सकता है। अब उसके बाद ये बात भी आ जाती है, इसको हम फोर्स को टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बात कर ले फोर्स की, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, वो क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन का हम कैपिटल एन इसको एब्रिविएशन यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। जैसे अगर यहां पर बात करते हैं, ये पत्थर है, इंक्लाइंड प्लेन पर ये लाई कर रहा है, इसको ये बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ पुश करने का काम कर रहा है। चाहे इसके अंदर मोशन हो या ना हो, लेकिन ये यहां पर इसके ऊपर फोर्स तो क्रिएट कर ही रहा है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आगे देखते हैं क्या बात आती है। जो फोर्स है वो क्या क्या अपने क्या क्या इफेक्ट शो करता है। पहली बात, ये बात हम बता चुके हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उसको रोका जा सकता है या उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे, अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आने लग रहा है और हम उसको ऐसे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी स्पीड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। या जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लग रहा है और हम उसके ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो रेस्ट की तरफ बढ़ जाता है ना। या अगर जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है उस ऑब्जेक्ट का, और उसी डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ये बात तो क्लियर है। अब उसके बाद और क्या आता है, तो देखो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। मतलब जो रेस्ट पर ऑब्जेक्ट था उसको मूव करवा सकता है फोर्स, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको स्टॉप कर सकता है फोर्स। और क्या कर सकता है, ये स्पीड को भी चेंज कर सकता है। ऐसे ही क्या हो सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्शन को भी और शेप को भी, और किसको, इन सारी इफेक्ट्स के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। ये बात ठीक है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने माइकेन को पी लिया, उसके बाद क्या किया, थोड़ा मूड आएगी, थोड़ा जोर दिखाते हैं। तो क्या किया, इस पर्टिकुलर माइकेन को जब इस तरह से होल्ड करेंगे और इसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे, तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, है ना। तो फोर्स ने यहां पर क्या किया है, फोर्स ने अपना इफेक्ट शो किया है और इसकी शेप को चेंज कर दिया है। उसके बाद अगर इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, हमारे पास ये कोई भी एक नेल है, जब इसको हम बीट करते हैं हैमर के साथ, तो इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, इसका साइज भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये भी क्या है, इफेक्ट किसका है, फोर्स का इफेक्ट है। ऐसे ये अगर कोई भी बॉल है, जेली बॉल, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसका साइज क्या होगा, कम, और इसकी शेप भी क्या हो गई, चेंज हो गई। ये भी क्या किसका इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अनदर वन अगर देखते हैं, तो जब कोई भी बॉल इस तरह से आ रही थी, तब इस बैट्समैन ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया इस बॉल के ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। क्योंकि एक्चुअल में तो इसको कहां जाना था, इसको इस तरह से सीधी जाना था,
लेकिन बैट्समैन ने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो हम ये बता सकते हैं फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। ये बात भी हमें क्लियर हो गई। अब ये देखिए क्या है, ये दो दो बच्चों की टीम अपना पूरा जोश लगाते हुए क्या कर रही है, अपनी तरफ उस पर्टिकुलर रोप को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर को कंटिन्यू किए हुए हैं। लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं ना तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, ना ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही? भैया देखो इनकी तो फोर्स लगा लगा कर पसीने छूट गए। तो क्या इस टाइम पर हम फोर्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इस टाइम पर ये रोप किस पे है? रेस्ट पर है, क्योंकि इसकी पोजीशन लगातार टाइम के अकॉर्डिंग यहीं पर मेंटेन बनी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होती है। हमें यह पता है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर लाई करता है तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो मेनली फोर्सेस होती है दो तरह की। कौन कौन सी? कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अगर बात करें वो कैसे, कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन सी होती है? जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर फोर्स अप्लाई करती हैं। जैसे अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर फोर्स तभी तो लगा सकता हूं जब इसको मैं टच करूंगा, इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा मेरा हैंड। क्या मैं इस तरह से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता हूं? नहीं। तो इसका मतलब इसके ऊपर मैं कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? कॉन्टैक्ट फोर्स। जब बिना कॉन्टैक्ट में अगर फोर्स को उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या जाती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो अगर बात करें किसकी, इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप देख सकते हैं ये क्या है? अप्लाइड फोर्स है। इसमें क्या है? फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की गई है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर, तो ये क्या हो जाएगी? कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे अगर बात करें जो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर ही तो होती है। और अगर देख लें इसके अलावा किसकी, जो ड्रैग फोर्स है, किसी भी चीज को रखी हुई को हम अपनी तरफ खींचते हैं, धकेलते हैं, वो भी क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। या जो भी सरफेस जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट लाई करता है और उसको जब हम ड्रैग करते हैं उस सरफेस के ऊपर, व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद इट, उस टाइम पर क्या बोलेंगे हम? वो जो सरफेस फोर्स क्रिएट करता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो भी क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। उसके बाद अगर बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज की, जो मैग्नेट है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर या कोई भी मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करता है वो कौन सी होती है? मैग्नेटिक फोर्स। और वो बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हुए फोर्स अप्लाई करता है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगी। ऐसे ही अगर बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि हमें ये पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, लेकिन वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए बिना ही फोर्स क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो भी क्या होंगी? नॉन कॉन्टैक्ट। ऐसे ही जो भी शेप है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ फॉल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जब हम उसको एयर के अंदर थ्रो करते हैं वो क्या होती है? ग्रेविटेशन फोर्स। वो भी क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। अब उसके अलावा देखते हैं जब हमने किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस सरफेस के ऊपर लाई किया है। अब एक बार ये बताएंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट किस तरह से लाई कर रही है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, पहली बात इसका जो मास है ऑब्जेक्ट का वो किस तरफ लाई करता है? हर बॉडी का जो मास है m/g वो डाउन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक्ट करता है। तो इसके ओपोजिशन में जो अर्थ है, वो अर्थ का जो सरफेस है वो किस तरह से फोर्स क्रिएट करता है कि वो जमीन के अंदर ना धसे, और उसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट ड्यू टू द फ्लोर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ऐसे अगर बात करें हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये पर्टिकुलर पर्सन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो क्या होगा? इसके ऊपर जो फोर्स लगाई जाएगी वो देखो इस तरफ क्या किया, ये ऑब्जेक्ट को ये पर्सन इस तरफ धकेल रहा है ना? तो इसके इसका ओपोजिशन कौन करेगा? जो सरफेस है वो करेगा, क्योंकि हमें पता है जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं वो कौन क्रिएट करता है? सरफेस। अगर जितना प्लेन सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन कम होता है, जितना सरफेस रफ होगा उतना फ्रिक्शन कम, और जितना सरफेस प्लेन उतना फ्रिक्शन, सॉरी, जितना रफ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन होगा ज्यादा, जितना सरफेस होगा प्लेन उतना फ्रिक्शन क्या होगा? कम। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहां पर जो ये है ये क्या करेगा? इस पुश ड्यू टू द पर्सन को ओपोज करेगा और क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन ड्यू टू द फ्लोर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, इसके ऊपर जो वेट है वो तो क्या कर रहा है? डाउन टू द अर्थ, और ये क्या कर रहा है? सपोर्ट ड्यू टू द फ्लोर। अगर पर्सन इस पर्टिकुलर चीज को उस तरफ धकेल रहा है तो इसके ऊपर ओपोजिशन में जो फ्रिक्शन है वो कौन क्रिएट करेगा? ये सरफेस क्रिएट करेगा। ये बात तो समझ में आ गई।
किस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होते हैं हर डायरेक्शन की तरफ से। उसके अलावा देख लेते हैं अब हमारे पास इसी के बेसिस पर दो तरह की फोर्सेज होती हैं, बैलेंस फोर्सेज एंड दी अनबैलेंस फोर्सेज। ये फोर्सेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हम कैसे बता पाते हैं ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है। जब क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से, जैसे अगर बात करो इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रही है, ये लग गई, ये लग गई, इसमें ऑपोजिट पेयर्स कौन कौन से फोर्सेज गए, ये और ये पेयर है और ये पेयर है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, तो जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ज्यों का तो यहीं पर मेंटेन रहेगा। मींस टू से ना इसके अंदर मोशन उस डायरेक्शन में होगा, ना इसमें ना उसमें ना इसमें, तो इसमें मोशन होगा ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पर ही रहा रहेगा। तो इस तरह का अगर केस बन जाता है उनको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। लेकिन अगर बात करें, मान लिया जो पुश करने की जो फोर्स है वो क्या है, ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लोर के, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर जाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। ऐसे अगर बात करें जो वेट है बॉडी का ज्यादा है एज कंपेयर टू दी सपोर्ट ड्यू टू दी फ्लोर, तो उस टाइम पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जमीन के नीचे धंस जाएगा। ये बात क्लियर होगी। इस तरह के अगर केस अराइज होते हैं उनको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेज। तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं बैलेंस फोर्सेज क्या होती हैं। तो देखो बैलेंस फोर्सेज क्या होती हैं। बैलेंस फोर्सेज आर दैट आर ओपोजिशन इन डायरेक्ट, जो ओपोजिट होती है डायरेक्शन में, लेकिन अगर बात करें मैग्नीट्यूड में वो क्या होती है, इक्वल। ठीक है, तो और इसको अगर हम बात करें, ये जनरली क्या होती है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, क्योंकि इसमें जो ओपोजिट पेयर्स हैं फोर्सेज के वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें अनबैलेंस फोर्सेज की, जब क्या होंगे, फोर्सेज दैट आर नॉट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन साइज, मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना होकर, मींस टू से उनके जो ऑपोजिट पेयर्स हैं फोर्सेज के वो इक्वल ना हो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन बेशक से ऑपोजिट हो, तो उस टाइम पर उसके अंदर मोशन क्रिएट हो जाएगा। इट डजंट मैटर द मोशन इज इन विच डायरेक्शन। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि बैलेंस फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। तो आज की हमें अपने वीडियो में क्या पढ़ना था, फोर्स के बारे में पढ़ना था, और पुश और पुल क्या होते हैं और डिफरेंट फोर्सेस क्या होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।